Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Science Punjab. Myself Vikas Kansal, Computer Faculty, Government Girls Senior Secondary School, Sunam, District Sangrur, Punjab. आज के इस लेक्चर से हम विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर भाषाओं, विशेष तौर पर सी भाषा पर प्रोग्रामिंग संबंधी वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज से 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ उन विद्यार्थियों को भी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अवसर मिलेगा जो प्रोग्रामिंग लाइन में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस along with introduction to C। सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए प्रयोग की जाती हैं। अर्थात अगर यूज़र कंप्यूटर को कुछ बताना चाहता है कि वह उसके लिए किस तरह से काम करे, तो वह यूज़र इन प्रोग्रामिंग भाषाओं की प्रयोग करते हुए उसे इंस्ट्रक्शन प्रदान कर सकता है और अपनी या दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। यूजिंग दीज लैंग्वेजेस वी कैन डेवलप प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स टू सॉल्व आवर और अदर्स प्रॉब्लम्स। जैसे नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, प्रोग्रामर या यूज़र किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हुए, इंस्ट्रक्शन लिखते हुए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाता है। फिर वह उन्हें कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। कंप्यूटर इस प्रोग्राम में दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है और उसका रिजल्ट यूज़र को प्रदान करता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कोई काम करवाना है या किसी से कोई काम करवाना है तो मैं उसे बोलकर भी बता सकता हूं और लिखकर भी। कंप्यूटर को हम बोलकर नहीं बता सकते इंस्ट्रक्शंस, उसको हमें लिखकर ही देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल चल रही थी हमारी, जैसे मैं किसी से कोई काम करवाना चाहता हूं तो उसे वो इंस्ट्रक्शन लिख के दे दी। वो इंस्ट्रक्शन जो उसको लिख के दी वो क्या बन गया? एक प्रोग्राम। फिर उस व्यक्ति ने उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग वन बाय वन काम किया। उसी तरह से हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के दे सकते हैं कि वह हमारे लिए किस तरह से काम करे। फिर कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम में लिखी उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। यही कंप्यूटर लैंग्वेजेस का मकसद है। प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हमें कोई ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ती हैं। कंप्यूटर में 3 कैटेगरीज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, सेकंड वन असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड वन हाई लेवल लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन के डायरेक्टली समझ सकता है। अर्थात सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो वह डायरेक्टली समझ सकता है, उसे उसके लिए किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम पंजाब में रहते हैं, हम पंजाबी बिना किसी ट्रांसलेशन के इजीली समझ सकते हैं। बट अगर हमारे साथ कोई आकर मराठी या किसी और अन्य भाषा में बात करता है तो हम उसे डायरेक्टली समझ नहीं सकती। उसके लिए हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होगी जो हमें उस लैंग्वेज को हमारी पंजाबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताएगा, फिर हम उसे समझ सकते हैं। असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस में यही कंसेप्ट है। इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता, बट मशीन लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। जबकि असेंबली और हाई लेवल के लिए उसे एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो उन लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन या बाइनरी फॉर्मेट में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को प्रदान करेगा। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है।
इन लैंग्वेजेस को क्यों लो लेवल कहा जाता है? क्योंकि इन दोनों में अगर प्रोग्रामर ने या यूज़र ने प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए उसे उस कंप्यूटर की, जिसके ऊपर उसने प्रोग्राम बनाना है, उस कंप्यूटर की टेक्निकल लो लेवल हार्डवेयर डिटेल पता करनी जरूरी है। अगर यूज़र को उस हार्डवेयर के बारे में, उस हार्डवेयर की लो लेवल टेक्निकल डिटेल के बारे में जानकारी है, तब तो वह उन पर मशीन या असेंबली की सहायता से प्रोग्रामिंग कर सकता है। इसलिए इन दोनों लैंग्वेजेस को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोला जाता है। इन लैंग्वेजेस का प्रयोग बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, बट हाई लेवल के लिए किसी भी लो लेवल टेक्निकल हार्डवेयर की ज़रूरत, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम बिना किसी टेक्निकल हार्डवेयर की लो लेवल डिटेल के बिना ही हाई लेवल में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि लो लेवल की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आइए अब इन लैंग्वेजेस के बारे में हम डिटेल से चर्चा करें। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ए लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1। एक ऐसी भाषा जो केवल 2 डिजिट्स 0 एंड 1 से ही बनती है, उसे मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। जैसे आपको पहले भी बताया है कि यह ही केवल एक ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन के समझ सकता है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट है, इसको डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर सिस्टम, किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। और इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बड़ी हर्डल क्या है? प्रोग्रामर को टेक्निकल हार्डवेयर नॉलेज का होना जरूरी है। अगर वह प्रोग्रामर अंडरलाइंग मशीन के हार्डवेयर के बारे में अच्छी तरह डिटेल जानता है, तभी वह इस लैंग्वेज का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग कर सकता है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बना सकता है। प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, अर्थात इस लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम उसी आर्किटेक्चर वाली कंप्यूटर मशीन पर ही चलेगा जिसके अकॉर्डिंग उसे तैयार किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोग्रामर ने किसी माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, उसकी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग एक मशीन लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम तैयार किया है, तब वह प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ किसी और माइक्रो कंप्यूटर पर ही चलने के काबिल होगा। अगर आप कहेंगे उसे मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको फिर उस सुपर या मेन फ्रेम कंप्यूटर की आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए कहा गया है कि यह प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं तरह के आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगा जिनके अकॉर्डिंग उसे बनाया गया है। इसलिए ये प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स मशीन पर डिपेंड करते हैं। जिस मशीन के अकॉर्डिंग बनाया गया है उसी तरह की मशीन के ऊपर वो रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगे, और डिफरेंट आर्किटेक्चर वाली मशीनों पे रन नहीं किए जा सकते। इन लैंग्वेजेस में जो कोड होते हैं उनको लर्न करना, जो अगर उनमें कोई मिस्टेक रह गई, 0-1 कम ज़्यादा लिखा गया, तो उन्हें ढूंढ कर ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन लैंग्वेजेस को लर्न करना या मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है। इन लैंग्वेजेस का ज़्यादा प्रयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, सिस्टम प्रोग्रामिंग में ये सब आते हैं। इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम अगली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करें। दिस लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश लाइक कोड्स। मशीन के उल्ट, मशीन में 0-1 था, बट इस लैंग्वेज में हम इंग्लिश की तरह के कोड यूज़ करेंगे प्रोग्राम बनाने के लिए। जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई के लिए ये कोड दिए हुए हैं, ऐड, सब, मल, डिव, एक्सेट्रा। इन कोड्स को निमोनिक कोड्स भी बोला जाता है। इन कोड्स को याद रखना, समझना या उन्हें मॉडिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि हम इन इंग्लिश लाइक कोड से अच्छी तरह से परिचित होते हैं।
टेक्निकल हार्डवेयर नॉलेज इज स्टिल रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेजेस में भी मेन रुकावट क्या है? इनके लिए भी प्रोग्रामर को हार्डवेयर की टेक्निकल लो लेवल डिटेल का पता होना जरूरी है, तभी वह इसमें प्रोग्रामिंग कर सकता है, अदरवाइज उसे प्रोग्रामिंग में दिक्कत आएगी। प्रोग्राम डेवलप्ड आर मशीन डिपेंडेंट। इन लैंग्वेजेस में डेवलप किए गए प्रोग्राम भी मशीन डिपेंडेंट हैं, अर्थात इन्हें भी डिफरेंट आर्किटेक्चर वाले प्लेटफॉर्म्स पर या कंप्यूटर्स पर नहीं चलाया जा सकता। सेम आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर्स पर ही इनको रन कर सकते हैं, क्योंकि जो मशीन की तरह जैसे हमने एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग ही आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने प्रोग्राम तैयार किया था, वैसे ही असेंबली में भी हम एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को स्टडी करके ही उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। इसलिए इनके प्रोग्राम भी उसी आर्किटेक्चर वाले पीसीज ऊपर ही, कंप्यूटर ऊपर ही काम करेंगे, हर तरह की सुपर या मेन फ्रेम पर काम नहीं करेंगे। उनके लिए फिर प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, फिर वो काम कर सकते हैं। असेंबलर, अब जैसे हमने इंट्रोडक्शन में किया था कि मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे वो डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, बट असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि ये 0-1 में नहीं होती। जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल बताई थी कि अगर हम पंजाब में हैं तो हम पंजाबी डायरेक्टली समझते हैं, बट मराठी या तेलुगु वगैरह को नहीं समझ सकते। उसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ट्रांसलेट करके हमें बताए। उसी तरह से कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो असेंबलर को वो कैसे समझेगा? उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जो उस हमारे द्वारा लिखे गए असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर सके, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम इनपुट किया जाता है और असेंबलर उस कोड को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड में स्टोर कर देता है, जिसे मशीन कोड भी कहा जा सकता है, जिसे मशीन समझ सकती है, जिसे मशीन रन करती है। दिस लैंग्वेज इज आल्सो वाइडली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। मशीन लैंग्वेजेस की तरह इसे भी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, असेंबलर, लोडर, ये सब सिस्टम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनेंगी। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। इन दोनों लैंग्वेजेस को लो लेवल बोला जाता है। क्यों? जैसे पहले भी डिस्कस किया है, इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए लो लेवल हार्डवेयर टेक्निकल नॉलेज का होना जरूरी है, तभी आप इनमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अन्यथा नहीं। इसलिए इन दोनों लैंग्वेजेस को लो लेवल कैटेगरी में रखा गया है। आइए अब थर्ड कैटेगरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जिनमें अल्फा न्यूमेरिक कोड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐड के लिए हमने प्लस यूज़ कर लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस यूज़ कर लिया, वैसे वैसे अलग अलग ऑपरेशंस के लिए हम सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स या कोड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक कोड्स या सिंबल्स यूज़ करते हैं, वह लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए या इन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी भी टेक्निकल लो लेवल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे वह सुपर है, चाहे मिनी कंप्यूटर है, चाहे माइक्रो कंप्यूटर है। आपको उस कंप्यूटर की आर्किटेक्चर जानने की ज़रूरत नहीं है जब आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वह अपने आप उस इंस्ट्रक्शन को अंडरलाइंग हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेता है। प्रोग्राम्स डेवलप्ड आर मशीन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट। जी हाँ, इसमें लिखा गया प्रोग्राम आप किसी भी डिफरेंट आर्किटेक्चर वाले पीसी पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा किसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन किया है। तो इसमें डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम किसी आर्किटेक्चर, पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसलिए आप इसको किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे या कह सकते हो किसी भी तरह के हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर सकते हो।
इन लैंग्वेजेस के कोड्स को याद रखना या उनमें प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन करना, एरर ढूंढना इजी रहता है, क्योंकि इन सभी कोड्स को या सिंबल्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं। These languages are widely used for application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इनका प्रयोग मेन तौर पे किया जाता है। जैसे पेरोल का हो गया सिस्टम, या जैसे किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, वहाँ का कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है पेरोल का सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, या स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का ही प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यह लैंग्वेज भी कंप्यूटर कैसे समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 समझता है, तो हाई लेवल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर चाहिए। जैसे असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, वैसे ही जितनी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं उन सब का अपना अपना कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, जो उस लैंग्वेज में लिखे गए कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि उसे एग्जीक्यूट किया जा सके। आइए डायग्राम से देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। कंपाइलर को इनपुट क्या जाती है, हाई लेवल प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कंपाइलर को दिया जाता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे अंडरलाइंग मशीन के अकॉर्डिंग, जिस मशीन पे हम कंपाइल करें उस मशीन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कोड में अपने आप कन्वर्ट कर देता है, फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। जबकि इंटरप्रेटर के केस में भी हम इनपुट क्या देंगे, उसे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करेगा और तभी के तभी एग्जीक्यूट करेगा, वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में स्टोर नहीं करेगा। मेन डिफरेंस ये है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, ट्रांसलेट करता है और ऑब्जेक्ट कोड में स्टोर करके रख देता है, जिसे कभी भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट इंटरप्रेटर के केस में वह प्रोग्राम की पहली लाइन को पढ़ेगा, ट्रांसलेट करेगा और तभी के तभी एग्जीक्यूट कर देगा, उस कोड को स्टोर नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता इसमें, तभी के तभी ट्रांसलेट करके सीधा एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर वो दूसरी लाइन उठाएगा, फिर उसे ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन। मींस इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बजाय लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है, उसे ट्रांसलेट करता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, एक्सेट्रा, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में अल्फा न्यूमेरिक कोड्स का प्रयोग किया जाता है। बट कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करती हैं, कुछ इंटरप्रेटर। जैसे बेसिक लैंग्वेज है जो, वो इंटरप्रेटर यूज करती है, बट सी प्लस प्लस वगैरह कंपाइलर यूज करती है। जबकि जावा लैंग्वेज है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो अलग अलग काम होते हैं उसमें। जावा में उसका डिफरेंट सिस्टम है थोड़ा सा, उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही यूज किए जाते हैं। मींस हर लैंग्वेज के लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए, जो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके, ताकि कंप्यूटर उसे समझकर उसे एग्जीक्यूट कर सके। आइए अब सी के बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। सी को शुरू करने से पहले हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस का जानना जरूरी था, इसलिए हमने पहले उन लैंग्वेजेस के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कशन की थी। अब से हम सी लैंग्वेजेस के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। सी लैंग्वेज हैज़ ए स्पेशल प्लेस अमंग ऑल द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटीज। सी की अपनी क्षमताओं के कारण सी को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्पेशल प्लेस दिया गया है। क्या क्षमताएं हैं इसकी? यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने मशीन और असेंबली में किया था, वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती हैं और ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती हैं। परंतु सी एकमात्र ऐसी लैंग्वेज कह सकते हैं जिसमें दोनों तरह के कोडिंग की जा सकती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग भी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी। इसलिए यह लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस के बीच में, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बीच में प्लेस रखती है। इसलिए इस लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यह है कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि सी में लो लेवल और हाई लेवल दोनों लैंग्वेजेस की कैपेबिलिटीज़ हैं, इसलिए इसका स्पेशल प्लेस है और इसे स्पेशल प्लेस के कारण ही मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा गया है। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी भाषा जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफ्रेंशिएट करती है। मीन्स स्मॉल लेटर का उसके लिए अलग मतलब है, कैपिटल लेटर का अलग मतलब है। दोनों स्मॉल और कैपिटल लेटर अलग अलग मानती है जो लैंग्वेज, उसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे हम किसी का नाम, जैसे मेरा नाम विकास, चाहे मैं कैपिटल में लिखूं स्मॉल में लिखूं मेरे लिए सेम है, बट कंप्यूटर के लिए कैपिटल में लिखा गया विकास और स्मॉल लेटर में लिखा गया विकास दोनों अलग अलग शब्द हैं। और ऐसी लैंग्वेज जो इनको अलग अलग मानती है उन्हें केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस कहा जाता है। सी को डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी में 1970 के दशक में तैयार किया था। इट वॉज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बी लैंग्वेज। अब क्वेश्चन आता है सी लैंग्वेज, अजीब सा नाम है, सी लैंग्वेज क्यों पड़ा? सी लैंग्वेज इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह बी लैंग्वेज से बनी है। बी का मॉडिफाइड वर्जन, बी का अगला लेटर सी होता है, इसलिए इसको बी को मॉडिफाइड करके सी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया या बनाया गया। बी को BCPL लैंग्वेज भी कहा जाता था, जिसका पूरा नाम बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मॉडिफाई करके डेनिस रिची ने बी से सी लैंग्वेज तैयार की थी। आइए अब सी लैंग्वेज के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर एडिटर या IDEs चाहिए उनके बारे में डिस्कशन करें। एडिटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले यह जानकारी हासिल करते हैं। एडिटर्स वह प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम किसी लैंग्वेज का कोड या इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा गया कोड या इंस्ट्रक्शंस सोर्स कोड कहलाता है। तो सिंपली बोल सकते हैं कि एडिटर्स क्या होते हैं, जो सोर्स कोड, किसी लैंग्वेज का सोर्स कोड टाइप करने के लिए, राइट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच हैव देयर ओन एडिटर्स टू राइट प्रोग्राम्स सच एंड C++। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनके अपने खुद के एडिटर्स हैं जिसमें हम उस लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, बट जावा का अपना कोई एडिटर नहीं है, इसलिए एडिटर को हम स्पेशल डिस्कस कर रहे हैं। C और C++ में इनबिल्ट एडिटर है, उसी में हम प्रोग्राम का कोड लिखेंगे, बट जावा में किसी भी टेक्स्ट एडिटर को प्रयोग करके आप उसका कोड लिख सकते हैं, क्योंकि जावा का अपना कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है। मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आल्सो सपोर्ट द IDEs। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो IDE को सपोर्ट करती हैं। नाउ IDE क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अर्थात एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सब कुछ इंटीग्रेट किया गया है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स चाहिए, जैसे एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया, लिंकर हो गया, डीबगर हो गया। ये सभी अलग अलग टूल्स अलग अलग काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब ये सभी टूल एक ही जगह पर हमें मिलते हैं, उस एनवायरनमेंट को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है। C++ IDE को सपोर्ट करती हैं, जबकि जावा का कोई भी IDE इनबिल्ट IDE नहीं है। उसके लिए थर्ड पार्टी ने IDE तैयार किए हुए हैं, बट C++ का अपना खुद का IDE है जिसमें हम प्रोग्राम बना भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, उसमें से एरर्स ढूंढ के उसे ठीक भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें C++ के IDE में अवेलेबल हैं। जो आजकल के मॉडर्न IDE सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं, अर्थात उनमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो यूज़र को कोडिंग करने में काफ़ी सहायता करती हैं। यूज़र को बहुत कम कोड याद रखना पड़ता है, ऑटोमेटिकली कोड हैं जो अपने आप आ जाते हैं। आइए अब कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं IDEs की। टर्बो C या टर्बो C++, कोड ब्लॉक्स, एक्लिप्स, कोडलाइट, नेटबीन्स,
डेव सी प्लस प्लस एग्जेट्रा। इनमें से टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईडी हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। जो आजकल की विंडो है उसके साथ इनके कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते रहते हैं, इसलिए बहुत सारी थर्ड पार्टीज कंपनीज ने आजकल नए आईडीई तैयार किए हैं जिनकी सहायता से हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस में आप सी और सी प्लस प्लस दोनों की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जबकि टर्बो सी आईडी है जो उसमें आप केवल सी की प्रोग्रामिंग ही कर सकते थे। एक्लिप्स, कोड ब्लॉक्स वगैरह, नेटबीन्स, डेव सी प्लस प्लस ये सभी नए आईडीई हैं जो विंडो एनवायरनमेंट में इजीली ऑपरेटेबल होते हैं। हम अपनी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के इस लेक्चर में या जितने आगे लेक्चर चलेंगे उनमें हम या टर्बो सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक्स को ही यूज़ करके प्रोग्रामिंग करेंगे। दोनों में सी के प्रोग्राम सेम एज इट इज़ बनेंगे, चाहे कोड ब्लॉक्स यूज़ कर लो चाहे टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर लो, कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ स्क्रीन में या एनवायरनमेंट देखने में अंतर है, कोडिंग सेम रहेगी टर्बो सी प्लस प्लस में या कोड ब्लॉक्स में। आइए अब देखते हैं टर्बो सी प्लस प्लस के आईडी को। यह जो आपको आईडी दिखाया गया है वह टर्बो सी प्लस प्लस का आईडीई है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईडीई है। यह डॉस बेस्ड आईडीई था, इसलिए विंडो के साथ इसके कंपैटिबिलिटीज इश्यूज हैं। जो नए विंडो है उनके साथ कंपैटिबिलिटी इशू रहते हैं। यह है कोड ब्लॉक्स, मॉडर्न आईडीई है जिसमें आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम इजीली डेवलप कर सकते हैं विंडो एनवायरनमेंट में। यह एक्लिप्स सीडीटी आईडीई है जो सी प्लस प्लस डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब टर्बो सी प्लस प्लस में सी के प्रोग्राम की एक स्ट्रक्चर देखते हैं। सी की स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम बोल सकते हैं, वो इस डायग्राम में आपको दिखाई गई है। वैसे तो स्ट्रक्चर काफ़ी लेंथी भी हो सकती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि बेसिक चीज़ें जो आपको सी के प्रोग्राम बनाने के लिए बार बार यूज होंगी उनको इस स्ट्रक्चर का पार्ट बनाकर मैंने आपको दिखाया है। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conion.h। ये चीज़ें क्या हैं अगले लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में आपको वन बाय वन इनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, आपके पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे। फिर इंट मेन, गोल ब्रैकेट शुरू बंद, ये मेन फंक्शन है। फिर मेन फंक्शन की बॉडी करली ब्रैकेट शुरू और एंड में करली ब्रैकेट बंद। मेन जो सी का या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है वह कहाँ से शुरू होता है? हमेशा मेन से। आपने जो इस मेन फंक्शन में इन दो करली ब्रैकेट्स के बीच में जो लिख दिया वो है प्रोग्राम बन जाएगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे लिखोगे उसको वन बाय वन कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। सी के प्रोग्राम में सबसे पहले डिक्लेरेशंस दी जाती हैं, फिर कोई और स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशंस के बाद हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इस फंक्शन को यूज़ करना, बट हम चाहते हैं कि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, रन हो, तो जो आउटपुट स्क्रीन थी वो बिल्कुल क्लियर आई, साफ हो, तो इसलिए हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यहाँ पे पुट किया है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे डैशेज लगाई हैं कि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। गेट ch का क्या काम है यहाँ पे? वैसे तो इसका यह एक फंक्शन है जो करैक्टर को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट फिलहाल आप इसको रख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। यह आपकी आउटपुट स्क्रीन को वहीं पर रोक कर रखेगा ताकि आपको आउटपुट नज़र आ जाए प्रोग्राम की। अदरवाइज आपको आउटपुट देखने के लिए फिर एक अलग से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। उसके बाद रिटर्न 0, यह प्रोग्राम काम करके हमें रिटर्न 0 करेगा। यह लगाना जरूरी है अगर आपने मेन से पहले इंट लगाया है।
अगर यहाँ पे इंट की जगह वर्ड भी यूज कर सकते हो आप। एक और एग्जांपल देखेंगे स्ट्रक्चर की, वहां पे आप देखेंगे जहाँ पे हमने वर्ड लिखा फिर रिटर्न जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट के साथ प्रोग्राम मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है इस स्टेटमेंट्स वाली जगह पर लिखनी है। और जो डिक्लेरेशंस क्या होती हैं ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशंस फिर कोई और स्टेटमेंट, क्लियर स्क्रीन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो जो आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो। ये रहा दूसरी स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंट की जगह वर्ड भी लिख सकते हैं। जब हम वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, यह इजी रहेगा। बेटर है आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके चल सकते हो, अदरवाइज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों यहाँ पे वर्ड लगता है, क्यों इंट लगता है, ये सब हम फंक्शन चैप्टर करेंगे जब वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखना है कि सबसे पहले ये 2 लाइनें हैश वाली लिखनी है, फिर मेन फंक्शन शुरू करना है वर्ड मेन से, गोल ब्रैकेट शुरू बंद करना है, फिर करली ब्रैकेट शुरू और बंद करनी है। इसके बीच में आपने जो भी काम करवाना है वह काम आप करवा सकते हैं। 1 बाय 1 हम सभी चीज़ों को, आपके जितने भी डाउट होंगे, क्लियर करेंगे आने वाली लेक्चर सीरीज में। आइए एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कैसे काम करता है C++ में। 2 फेसेस होते हैं एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में। एक में पहले फेस में, पहले स्टेप में आप प्रोग्राम लिखते हो। कंप्यूटर के लिए आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, क्या क्या काम आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो मेन में लिख दो। वो क्या हो गया, डिज़ाइन टाइम या कंपाइल टाइम कहलाता है, जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। और इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। जब आपने सीपीयू के लिए जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख दी, उसके बाद आप सीपीयू को बोलोगे कि भाई इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो काम करे। फिर उसके लिए जब आप इसको कंपाइल करके रन करोगे तब वह सीपीयू को चला जाएगा। सीपीयू इसमें 1 बाय 1 मेन से इंस्ट्रक्शन शुरू करेगा। पहले उसने स्क्रीन साफ कर दी, फिर printf, इसका काम हेलो वर्ल्ड मैसेज जो दिया लिखा हुआ है उसको शो करवाना है, जहाँ पे वो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड शो कर देगा। getch ने इस स्क्रीन को पकड़े रखा है आपको आउटपुट दिखाने के लिए। उसके बाद रिटर्न 0 से आप उससे वापस आ गए। मीन्स आप जब कोई की प्रेस करोगे इस आउटपुट स्क्रीन पे तो आपका कंट्रोल वापस इस प्रोग्राम पे आ जाएगा। इस ब्लू स्क्रीन को डिज़ाइन टाइम या कंपाइल टाइम बोल सकते हैं, जहां पे आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे, सोर्स कोड टाइप करेंगे, फिर आप कंप्यूटर को बोलोगे भाई इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, तो उसको एग्जीक्यूट की इंस्ट्रक्शन दोगे जब, तो रन टाइम पे चला जाएगा। रन टाइम सीपीयू के लिए है, जहाँ पे सीपीयू ने काम करना है। ये ब्लैक स्क्रीन होती है जिसपे सीपीयू ने काम करके इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इस प्रोग्राम में लिखे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करके आपको आउटपुट देते रहना है। जब आप आउटपुट पूरी होगी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पूरी होगी, कोई की प्रेस करोगे तो आप वापस इस डिज़ाइन टाइम पे आ जाओगे। अब कैसे सी के प्रोग्राम को हम सेव एंड एग्जीक्यूट करेंगे वो देखते हैं। क्रिएट ए न्यू फाइल एंड राइट सोर्स कोड इन इट। टर्बो सी या C++ में आप सबसे पहले नई फाइल क्रिएट करोगे, फाइल मेन्यू में जाकर फिर उसमें सोर्स कोड जो सी की इंस्ट्रक्शंस हैं वो टाइप करेंगे। फिर F2 या फाइल मेन्यू में जाकर सेव बटन पे क्लिक करके, सेव ऑप्शन पे क्लिक करके आप सोर्स कोड को सेव करोगे। सेव करते हुए फाइल का नाम और .c लगा के एक्सटेंशन, सी के प्रोग्राम की एक्सटेंशन देनी है। उसके बाद आप इसे कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के लिए आप कंपाइल मेनू भी यूज़ कर सकते हो या शॉर्टकट की Alt+F9 यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट जब कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुई, अगर तो आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो आपको एरर मैसेज आएगा। जब तक आप उस एरर को ठीक नहीं करोगे आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अदरवाइज सक्सेसफुल कंपाइलेशन का मैसेज आएगा, उसके बाद ही आप इसे रन कर सकते हो। रन करने के लिए Ctrl+F9 की प्रेस करनी है और उसके अकॉर्डिंग आप कंसोल स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे चले जाओगे, जहां पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अगर प्रोग्राम पूरा होने के बाद आपको आउटपुट नज़र नहीं आ रही, आपके प्रोग्राम की आउटपुट क्या निकली, तो उसके लिए आप Alt+F5 की प्रेस करके आउटपुट को देख सकते हो। वैसे हमने getch फंक्शन यूज़ किया है, जैसे सिंटैक्स में दिखाया था। अगर getch यूज़ किया है तो आपको Alt+F5 नहीं
प्रेस करना पड़ेगा। बट अगर कई बार क्या होता है कि की प्रेस हो जाती है और हमें पता नहीं चलता और सीधा आउटपुट विंडो बंद होकर आप सीधा डिज़ाइन टाइम पे आ जाते हो, तो उस केस में अगर आपने आउटपुट देखनी है तो Alt+F5 की प्रेस करके आप आउटपुट देख सकते हो। आइए अब हम कोड ब्लॉक्स की सहायता से एक प्रोग्राम बनाएं। आपको दोनों तरह के एनवायरनमेंट के बारे में पता चल जाएगा। यह कोड ब्लॉक का IDE है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे आप फ्रीली नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, जो विंडो बेस्ड है। इसमें वही स्ट्रक्चर हैश इंक्लूड, इसमें कोनियों लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही इंट मेन या वॉइड मेन जैसे आपको ठीक लगे, इंट मेन लगाओगे तो यहाँ पे रिटर्न 0 लगाना जरूरी है। अगर वॉइड मेन लगाओगे तो यहाँ पे रिटर्न 0 लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमने प्रिंटफ की सहायता से एक हेलो फ्रॉम सी का मैसेज शो करवाया है ब्लैक स्क्रीन पे। यहाँ पे गेट ch लगाना या क्लियर स्क्रीन लगाना भी ऑप्शनल है। लगाना चाहते हो तो लगा लो, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हो। इसमें कोड ब्लॉक में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स इसमें आपकी थोड़ी सी जो कोडिंग है वो कम हो जाएगी बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। बिगिनर्स के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ऐसे। तो इस प्रोग्राम ने भी मेन से एग्जीक्यूशन शुरू की, हेलो फ्रॉम सी मैसेज शो किया और रिटर्न 0 करके उससे वापस आ गए। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जब आप कोई की प्रेस करोगे तो अपने आप वापस आप डिज़ाइन टाइम या कंपाइल टाइम पे आ जाओगे। इस स्क्रीन टर्बो सी में यह स्क्रीन ब्लू स्क्रीन में थी, ब्लू कलर में थी, यहाँ पे ये वाइट कलर में है। इसको हम डिज़ाइन टाइम या कंपाइल टाइम बोलेंगे, जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं। जब आपने कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिख दी, उसके बाद आप कंप्यूटर को बोलोगे कि आपका कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, इस प्रोग्राम में लिखी गई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करे। तो उसके लिए जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यह प्रोग्राम CPU को चला जाएगा रन होने के लिए, और CPU ब्लैक स्क्रीन पर आकर, इस आउटपुट स्क्रीन पर आकर इस प्रोग्राम में लिखी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ पे एक ही मेन इंस्ट्रक्शन दी है हेलो फ्रॉम सी, उसके अकॉर्डिंग उसने मैसेज शो कर दिया। उसके बाद रिटर्न 0 हम कर रहे हैं, उसके बाद वापस इस कंपाइल टाइम या डिज़ाइन टाइम पर आ जाएंगे। अब टर्बो सी की तरह हम सीखेंगे कोड ब्लॉक्स में कैसे आप प्रोग्राम को सेव या रन करोगे। सबसे पहले वैसे ही न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल में जाकर फिर सोर्स कोड टाइप करेंगे, सी की इंस्ट्रक्शंस टाइप करेंगे, फिर Ctrl+S या फाइल मेनू में जाकर सेव ऑप्शन पे क्लिक करके आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। वैसे ही फाइल को सेव करते हुए .c एक्सटेंशन देंगे। फिर आप कंपाइल या एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करोगे, बिल्ड मेनू में जाओगे और उसमें बिल्ड एंड रन नाम की ऑप्शन है, तो वो यह ऑप्शन अपने आप कंपाइल भी कर देगी और रन भी कर देगी। या सिंपली कीबोर्ड से ओनली F9 की प्रेस करी तब भी यही काम हो जाएगा। टर्बो सी में अगर आपने कंपाइल नहीं किया और सीधा रन कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रन होने से पहले टर्बो सी अपने आप उसको पहले कंपाइल करेगी, फिर उसको रन करेगी। बट इसमें ये इकट्ठी कमांड है बिल्ड एंड रन, इस पे क्लिक करते ही अपने आप पहले कंपाइल होगा फिर रन होगा। आइए अब हम एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं। यह प्रोग्राम अभी हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। इस प्रोग्राम को देखने या समझने का मकसद है कि आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में पता चल जाए कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा। उन बेसिक्स को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम का डेमो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। जैसे किसी शॉपिंग मॉल पे हमने कोई प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, वहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन पे सबसे पहले मैसेज आया कि कौन सी आइटम का क्या कोड है। जो उसका यूज़र है कंप्यूटर का, उसने आइटम कोड देख के यहाँ पे भर दिया। फिर उसके बाद उससे पूछा गया, प्रोग्राम ने उससे पूछा यूज़र से आइटम का प्राइस भरो, तो यूज़र ने आइटम का प्राइस भर दिया। फिर एंटर करने के बाद एंटर आइटम क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है उसकी अमाउंट यहाँ पे भरनी है, तो यूज़र ने मान लो 1 भर दिया, 1 आइटम परचेज की। फिर कंप्यूटर ने अपने आप उसका डिस्काउंट कैलकुलेट किया 10%। यहाँ पे हमने डिस्काउंट इनपुट नहीं करवाया, कंप्यूटर ने इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने आप कैलकुलेट किया है। जो इंस्ट्रक्शन इसको दी गई थी कि 10% कैलकुलेट करे, कंप्यूटर ने अपने आप 1284 का जो आइटम प्राइस बनता था 1 से गुना करके उसका
10% कैलकुलेट किया 128.4, फिर उसके अकॉर्डिंग उसने नेट अमाउंट अपने आप कैलकुलेट करके बता दिया 1155.6। यह एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें आइटम और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट बनाता है, फिर उसका डिस्काउंट करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप नेट अमाउंट बना रहा है। ऐसा ही प्रोग्राम हम सी में भी बनाना सीखेंगे। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने सीखने के बाद आप बड़े प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी इजीली बना सकोगे। बट सबसे पहले हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना सीखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि प्रोग्रामिंग में कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। आइए अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मेमोरी में क्या हो रहा है, मेन मेमोरी में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज 1001, 12841 या लाइक समथिंग कुछ यूज़ किया। इन वैल्यूज़ को मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जैसे ये पांचों वैल्यूज़ मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पर स्टोर हुई हैं। ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देंगी मेन मेमोरी वाली, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में प्रोग्राम क्या करता है, कैसे क्या कुछ होता है, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल से अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आ जाएं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हैं वो सब वैल्यूज़ मेमोरी में स्टोर हैं। इन वैल्यूज़ को मेमोरी में एक नाम दिया जाता है ताकि इन वैल्यूज़ को उस नाम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। यह नाम प्रोग्रामर ने, प्रोग्राम बनाने वाले ने डिसाइड करना है कि इन वैल्यूज़ को क्या नाम दे। नाम क्यों देते हैं? ताकि हम किसी वैल्यू को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उस नाम के थ्रू यूज़ कर सकें। जैसे 1284 यूज़ करना है तो उसके लिए हम प्राइस नाम यूज़ करेंगे, बट अगर 1001 यूज़ करना है तो उसके लिए हम कोड नाम यूज़ करेंगे। इन्हीं नाम की हेल्प से हम उसमें वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं और उनसे वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। इन सभी नामों को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स प्रोग्राम में हमें यूज़ करने पड़ेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। यहाँ पे हम आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं। यहाँ पे हमने मेमोरी में वैल्यू स्टोर करवानी है तो प्रोग्राम में हमें क्या बनाने पड़ेंगे, वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स के अलावा हम कुछ मैसेजेस यूज़र को शो करवा रहे हैं ताकि उसे पता चल जाए कि क्या इनपुट करना है या जो कैलकुलेट किया वो क्या चीज़ है। इन मैसेजेस को आउटपुट्स या सिंपल मैसेजेस भी बोला जाता है। तो इनके लिए भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी प्रोग्राम में कि क्या मैसेज शो हो या क्या आउटपुट शो हो। इसके अलावा हमने कुछ वैल्यूज़ इनपुट करवाई। इन वैल्यूज़ को इनपुट करवाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी। अलग अलग लैंग्वेजेस में इन कामों को करवाने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। सी में भी हम इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इनपुट क्या है, जो मैसेज आया उसके अकॉर्डिंग यूज़र ने कंप्यूटर से वैल्यू इनपुट करवाई, दैट इज़ इनपुट। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस की। ये डिस्काउंट और अमाउंट, ये कैलकुलेशन करने के लिए भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, एक फार्मूला देना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग उसने डाटा को पिक किया और उसके ऊपर कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट दे दिया। तो बेसिकली एक प्रोग्राम बनाने के लिए ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। वेरिएबल्स, कुछ मैसेजेस के लिए इंस्ट्रक्शंस, कुछ इनपुट लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस, कुछ कैलकुलेट करके उन्हें शो करवाने के लिए इंस्ट्रक्शंस। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी पड़ेंगी ताकि हम ऐसे सिंपल प्रोग्राम बनाने सीख सकें। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले टॉपिक लेकर हम जल्दी ही आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी यह वीडियो। इन शेयरिंग से या कमेंट से या लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा करें, नई से नई वीडियो बनाएं, अधिक से अधिक जानकारी करें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कमेंट्स करते हुए ज़रूर बताएं कि आपको यह लेक्चर कैसे लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और नए लेक्चर और नई वीडियो सीरीज़ लेकर आपके लिए हाजिर हों। धन्यवाद।